देखो, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने टीलोफेज देख लिया था, माइटोसिस का। और अब इसके बाद हम लोगों को साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ना है। यानी कि कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन या साइटोकाइनेसिस देखना है। तो देखते हैं। साइटोकाइनेसिस। हम्म तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो चुका होता है तो उसके बाद ये स्टेप होता है। और ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर डिवीजन के फेजेस कंप्लीट जब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तब ये शुरू होता है। ये उसी दौरान जो है वो स्टार्ट हो जाता है, वाइल द न्यूक्लियस इज स्टिल कंप्लीटिंग इट्स डिवीजन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट बिगिंस इन एनाफेज एंड ends in टीलोफेज। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है। तो डिवीजन हमने देख, ये क्या होता है बेसिकली? साइटोकाइनेसिस, इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये एनाफेज में शुरू होके टीलोफेज तक ख़त्म हो जाता है। तो यानी कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले कैरियोकाइनेसिस पढ़ते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस। तो दिमाग में ये बना रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो रही है। खैर, अब साइटोकाइनेसिस जो है हमको मेनली एनिमल और प्लांट सेल में पढ़ना है। और इन दोनों ही सेल टाइप्स में तरीका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में देखेंगे। तो नंबर वन हम लोग देखेंगे कैरियोकाइनेसिस, सॉरी, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। अच्छा, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एक इमेज देखनी होगी, तभी कुछ समझ में आएगा। और उसके बाद इसके पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो जैसे एक कंपैरेटिव हम डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से होता है ये सब समझ में आएगा। यस। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये वाला एनिमल्स, ये प्लांट्स, ये बडिंग यीस्ट और ये फिशन यीस्ट, इन सब का है। फोकस हमको एनिमल और प्लांट पे ही मेनली करना है। तो एनिमल में अगर आप देखें ध्यान से, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ये सोमैटिक सेल है और यहाँ पे फेजेस लिखी हुई हैं इस साइड में। G2 फेज, फिर M फेज और फिर अगले सेल साइकिल की G1 फेज। तो सोमैटिक सेल प्रोफेज में, जहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके हैं। उसके बाद एनाफेज में क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है सिस्टर क्रोमेटिड्स का। टीलोफेज में जब हम आ गए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन हो रहा है और एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग जो है वो यहाँ पे तैयार हो रही है। धीरे धीरे ये रिंग जो है वो और छोटी होती जाती है, जिसकी वजह से ये सेल और सिकुड़ती चली जाती है। सिकुड़ते हुए लास्ट में क्या होता है कि ये पिंचिंग ऑफ हो जाती है इन दोनों सेल्स की एक दूसरे से। अर्ली एम्ब्रियोनिक मतलब कि जो एम्ब्रियोनिक या स्टेम सेल्स हो रही हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं, तो उनमें थोड़ा सा प्रोसेस मॉलिकुलर लेवल पे थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है, लेकिन बेसिक मैकेनिज्म सेम रहती है। यानी कि क्लीवेज फरो का ही फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल है साइटोकाइनेसिस के लिए एनिमल्स में।
एक ओवरव्यू दे रहे हैं इस डायग्राम से, अभी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। प्लांट्स में अगर आप देखें तो प्लांट्स में चूंकि सेल वॉल पाई जाती है, इसलिए इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है जैसा कि एनिमल सेल में हमको दिख रहा है। सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, तो इसलिए प्लांट्स में जो साइटोकाइनेसिस है वो अंदर से स्टार्ट होती है, और उसके लिए सबसे पहले एक पीपीबी तैयार होता है। पीपीबी का मतलब होता है प्री प्रोफेज बैंड। तो प्री प्रोफेज बैंड ये तैयार होता है, बेसिकली ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट्स का बना होता है। ये बैंड जो है वो सेल की, जो सेल का कॉर्टेक्स है उस इलाके में ये बैंड डिपॉजिट होता है। तो बैंड में है क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और एक्टिन फिलामेंट्स हैं। अच्छा, तो प्री प्रोफेज यानी प्रोफेज के पहले ही ये बैंड लगभग फॉर्म हो जाता है। फिर जब एनाफेज में जाती है सेल, तो इसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो हट जाते हैं, लेकिन एक्टिन फिलामेंट्स अभी भी मौजूद रहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्यों हटते हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं एनाफेज के दौरान। अच्छा, एनाफेज से जब टीलोफेज में जाती है सेल, तो उस दौरान फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रैग्मोप्लास्ट क्या है, बेसिकली वापस से जब असेंबली होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, एक्टिन तो मौजूद थे यहाँ पे, उन एक्टिन से आके वापस से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अटैच होना शुरू करते हैं, तो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट। अब नेक्स्ट क्या होता है टीलोफेज के दौरान और आफ्टरवर्ड्स, स्लाइटली आफ्टरवर्ड्स, कि ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट बन गया था, इस फ्रैग्मोप्लास्ट पे ये छोटे छोटे ये जो वेसिकल्स हैं ये आके डिपॉजिट होने लगते हैं। फ्रैग्मोप्लास्ट ने एक बेस तैयार कर दिया, उस बेस पे ये छोटे छोटे वेसिकल्स जो हैं ये गोल्जी बॉडी सिक्रीट करती हैं और ये आके डिपॉजिट होने लगते हैं, और धीरे धीरे ये सारे वेसिकल्स यहाँ पे डिपॉजिट होके और फिर एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं। इस फ्यूजन की वजह से क्या होता है, वेसिकल की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो इकट्ठा होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार कर देती हैं, और उन वेसिकल्स में जो पॉलीसेकेराइड था वो मिडिल लैमिला का फॉर्मेशन कर देता है, यानी मैट्रिक्स का। इस तरह से फाइनली यहाँ पे एक सेपरेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द मिडिल लैमिला एंड द फाइनली अ सेल वॉल इज फॉर्म्ड, जिसकी वजह से ये दोनों सेल्स जो है वो सेपरेट हो जाती हैं। बाकी यीस्ट वाला भी आप लोग इमेज देख लीजिएगा, ये जनरली दिखता नहीं, बस ये याद रखिएगा कि यीस्ट में भी चूंकि एनिमल से ज़्यादा क्लोज होते हैं फंजाई, तो इसलिए इसमें भी जो तरीका है वो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग फॉर्मेशन का ही है, प्लांट्स में ही है स्पेसिफिक हिसाब किताब। ऑल्दो इनके पास भी सेल वॉल होती है, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं है, इसमें भी फंजाई में तो सेल वॉल होती ही है, लेकिन जो रिजिडिटी है सेल्यूलोजिक सेल वॉल की वो वे बियॉन्ड है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फंगल सेल्यूलोज। तो ये एक जस्ट ओवरव्यू हमने आपको दिया। इसके कुछ पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे मेंशन करें और फिर हम डिटेल्स में जब चलेंगे तो देखेंगे कि जो साइटोकाइनेसिस है एनिमल सेल्स में, इट इज गाइडेड बाय एक्टिन फिलामेंट्स, और वो भी एक्टिन फिलामेंट्स के जो ऑर्गेनाइज्ड बंडल्स होते हैं वो गाइड करते हैं कि कहाँ पे साइटोकाइनेसिस इनिशिएट होगी। और इस दौरान जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अभी बताया आपको, बाय क्लीवेज फरो। तो ये टर्म आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एनिमल सेल में क्लीवेज फरो के थ्रू सेल डिवाइड करती है।
और ये क्लीवेज जो है वो ये कैसे अकम्प्लिश होता है? कॉन्ट्रैक्शन जब होता है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का। इसका मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट पॉइंट हम क्या नोट कर सकते हैं कि, या यहाँ पे इसको हम मिटा दें, क्लीवेज फरो, या फरो के नीचे नहीं, सिर्फ क्लीवेज के नीचे। क्लीवेज इज accomplished by contraction of contractile ring। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होती है, दिस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, पहली बात तो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो होती है ये कहाँ पे प्लेस्ड होती है? ये सर्कमफेरेंशियली प्लेस्ड होती है। और दूसरी बात कि ये बनी किस चीज की होती है? इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन 2, इन दो प्रोटीन्स की ये बनी होती है। सर्कमफेरेंशियली प्लेस्ड का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, अब सेल का ये इस तरह से, तो हम इसका क्या दिखा रहे हैं? ये एक सेक्शन दिखा रहे हैं सेल का। तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होता है तो कैसे फॉर्म होगी? लाइक दिस। ये इधर से तो ये पूरी लाइन हम दिखा सकते हैं और अंदर वाली लाइन को हम डॉटेड दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग तैयार होती है। और ये फेस किस तरफ करती है? तो ये मतलब प्रेजेंट किधर रहती है? टूवर्ड्स साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ, यानी ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म होती है, बाहर से आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए इसका हम ओरिजिनल आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, ये देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग यहाँ पे साफ साफ अंदर की तरफ नजर आ रही है, जो कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की बनी हुई है। और ये जो है ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ये इमेज है। आप आराम से देखें इसको, साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से सेल अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्टेड है। और इसका थोड़ा सा और एनलार्ज्ड व्यू ये यहाँ पे दिख रहा है। देखिए किस तरह से सिकुड़न जो है, सिलवटें पड़ी हुई हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल में। तो इस तरह से क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होता है और ये और टाइट होता जाएगा। टाइट होते होते यहाँ पे ये रिंग और छोटी होती जाएगी और छोटी होती जाएगी, और इससे ये वाला जो सरफेस है ये और पास पास आता जाएगा दोनों, और उसके बाद अल्टीमेटली डिवाइड कर जाएंगे। तो अच्छा, अब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट अगर इसमें हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे हम मसल्स में देखते हैं, मसल्स में भी एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इसी तरह से ये रिंग भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसीलिए तो इसको कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग कह रहे हैं। तो इसका मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि एक्टिन एंड मायोसिन 2 filaments cause muscle like sliding in the contractile ring। और इससे क्या होता है
it generates the force required for cleavage. ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं, यही मिलके कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग को तैयार कर रहे हैं। तो इन कंपोनेंट्स की असेंबली कैसे होती है, यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग तैयार कैसे होती है, ये चीज हमको जानना है। तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर इस चीज को हम मेंशन कर दें कि असेंबली एंड फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग is controlled by, कौन कंट्रोल करता है? रो ए प्रोटीन। अब ये रो ए है क्या? ये है एक स्मॉल जीटीपीएज। किस फैमिली का है ये? रास सुपर फैमिली। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है अभी सेल सिग्नलिंग में। ये रास मैप काइनेज पाथवे बचा हुआ है। तो रो ए प्रोटीन जो होती है वो एक स्मॉल जीटीपीएज है रास सुपर फैमिली का, जो कि इन कंपोनेंट्स एक्टिन और मायोसिन की असेंबली और उनके फंक्शन के लिए जिम्मेदार है। तो करता कैसे है? तो ये जो रो ए प्रोटीन है ये एक्टिवेट होता है, एक्टिवेटेड एट द सेल कॉर्टेक्स, यानी सेल के बाहरी हिस्से की तरफ। बाहर नहीं निकलना है सेल के अंदर से बाहरी यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ना है। तो इट इज एक्टिवेटेड एट द सेल कॉर्टेक्स। कहां पे, किस जगह? एट फ्यूचर डिवीजन साइट। जिस साइट पे डिवीजन होना है भविष्य में, उस साइट पे, सेल कॉर्टेक्स के उस साइट पे ये रो ए प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट होती है। अच्छा, एक बार जब एक्टिवेट हो गई, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट इधर अगर हम लिखें, एक्टिवेटेड रो ए promotes या ऐसे इसको लिखें, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। एक्टिवेटेड रो ए then activates formins और ये फॉर्मिन प्रोटीन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? फॉर्मिन्स प्रमोट असेंबली ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। ये एरो हम यहां दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर से समझो। खैर, पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब समझाने के लिए हम डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको समझाने से पहले मायोसिन की भी बात हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? रो ए also activates
रो ए also activates other protein kinases known as ROCK। तो ROCK का मतलब क्या हो गया? रो एक्टिवेटेड काइनेजेस। तो रो ए क्या करता है? दूसरे प्रोटीन काइनेजेस को भी एक्टिवेट करता है, जिसको हम रॉक कहते हैं या रो एक्टिवेटेड काइनेजेस कहते हैं। और ये रॉक यानी कि ये काइनेजेस जो हैं, अब क्या करेंगे कि ये दे प्रमोट असेंबली and contractions of myosin 2 filaments। तो फॉर्मिन को एक्टिवेट कर रहा था रो ए जब, तो वो एक्टिन की असेंबली और फंक्शन करा रहा था। और जब रॉक को एक्टिवेट कर रहा है रो ए, तो ये मायोसिन 2 की असेंबली और कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। तो रो ए बहुत ही क्रिटिकल प्रोटीन है या जीटीपीएज है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग की असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं, अब हम इमेज देखते हैं। इमेज क्या है? पॉइंट्स ही मेंशन्ड है उसमें, लाइकवाइज। दिस वन। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिए कि शुरुआत में क्या होता है कि जो रो ए है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, अभी इनएक्टिव है जब ये जीडीपी से बाउंड है। ठीक है, इस कंडीशन में इस रो ए से एक रो गैप प्रोटीन जो है वो एसोसिएट होती है। ये रो गैप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप? बताओ, बताया नहीं है क्या इसके बारे में? गैप नहीं बताया तुम लोगों को? नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। गैप का मतलब होता है जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। तो रो गैप क्या है भाई? रो हमने आपको अभी बताया कि एक जीटीपीएज है, तो उस जीटीपीएज को एक्टिवेट करने वाली प्रोटीन होती है ये। तो ये जब इससे एसोसिएट होती है तो ये क्या करती है? इसके बाद इसको एक्टिवेट करेगी। एक्टिवेट करने का मतलब क्या हो गया? आ, हाँ, उसके बाद फिर दूसरी प्रोटीन आती है इसमें, रो जीईएफ। जीईएफ का तो मालूम है तुमको, फुल फॉर्म ऑफ जीईएफ। नहीं याद है सर। अरे भैया, इसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? सब बताए हैं। जीईएफ का फुल फॉर्म था गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। बता चुके हैं, गड़बड़ाओ नहीं ऐसे। गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। तो ठीक है, जीडीपी से जीडीपी को हटा के ये जीटीपी को एसोसिएट कर देगा। और जैसे ही ये जीटीपी से बाउंड, ऐसे ही तो होता था जितने भी जीटीपीएस जीटीपीएस होते थे, वो बेसिकली जीटीपीएस स्विच प्रोटीन थे। जब जीडीपी बाउंड स्टेट में रहते थे तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते थे, अब जब जीटीपी बाउंड स्टेट में आते थे तो वो एक्टिवेट हो जाते थे। तो सब बता चुके हैं जीपीसीआर में। तो
अब ये एक्टिवेट हो गया, रो ए इज नाउ एक्टिव। एक्टिव होने के बाद ये एक्ट करेगा फॉर्मिन पे, तो फॉर्मिन को एक्टिवेट करेगा, और फॉर्मिन क्या प्रमोट करेगा, एक्टिन फिलामेंट फॉर्मेशन या असेंबली। और इससे क्या होगा फाइनली, असेंबली एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्टिन मायोसिन रिंग। खैर ये तो फाइनल इवेंट है। साइमल्टेनियसली ये एक्टिव रो ए जो है वो रॉक, रो एक्टिवेटेड काइनेसिस इंक्लूडिंग रॉक, रॉक उसकी एक कैटेगरी है, उनको एक्टिवेट करेगा। अब रॉक जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो मायोसिन फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करेंगे, और ये क्या करेंगे, मायोसिन फॉस्फेटेज ये रेगुलेटरी मायोसिन लाइट चेन को फॉस्फोराइलेट करेंगे, और इसकी वजह से जो मायोसिन 2 है, फॉस्फोराइलेशन की वजह से मायोसिन 2 एक्टिवेट हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी और असेंबल होना शुरू हो जाएगी। यानी कि एक्टिवेशन, दोनों के एक्टिवेशन के बाद दोनों की असेंबली होगी और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्टिन मायोसिन रिंग, जिसको हम और क्या कहते हैं, यही एक्टिन मायोसिन रिंग ही तो कहलाती है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ये नीचे पता नहीं क्या आ जाता है, एक सेकेंड, कौन, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं सर। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आया ना। अब इसके बाद क्या होगा, यही होगा कि स्लाइडिंग होगी, और जो हमने आपको ये इमेज दिखाया था, इसमें ये कॉन्ट्रैक्शन इसका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते 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 एक वक्त ऐसा आएगा जब हंस चुगेगा मोती, उड़का कौआ, नहीं नहीं नहीं, कौआ तो मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। तो इस तरह से ये और पास पास आ गया। फिर अगली स्टेप में क्या होगा कि ये फाइनली यहाँ से क्लीव ऑफ हो जाए, बस बन गई दो सेल्स अलग अलग। अच्छा, इसमें कोई और इमेज अगर हम शेयर कर सकते हैं तो एक मिनट हमको दो, देख रहे हैं इसमें नहीं, इसमें इतनी ही है। चलो अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस में, यानी कि साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स, तो प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, सबको मालूम है कि सेल प्लेट फॉर्मेशन से, इसमें बाय मीन्स ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन, बहुत बेसिक है, सब हाई स्कूल में पढ़ते हैं ये हम लोग इतना। और इसकी प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो एनिमल सेल से क्यों डिफर करती है, क्योंकि इसमें सेल वॉल है, रिजिड वॉल, तो डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल या एनिमल साइटोकाइनेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। ठीक है, इसका भी हम लोग पहले इमेज देख लें, थोड़ा समझ लें, उसके बाद हम पॉइंट्स आपको बता देते हैं। तो एक ये डायग्राम हमको सही लग रहा है, थोड़ा सा ब्लरी इमेज है, इससे अच्छी हमको मिली नहीं, छोटा है इसलिए, लेकिन समझ में तो आ जाएगा। देखो दिख रहा है ना, पढ़ने में आ रहा है।
जूम करना। हाँ, थोड़ा सा इमेज ही ये थोड़ा सा कम रेजोल्यूशन वाली है, इसलिए पीडीएफ में तुमको थोड़ा ठीक दिखेगा। अभी हम दूसरा इमेज भी शेयर करेंगे, घबराओ नहीं। इसमें थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दें ब्रीफली। देखो, ये है सेल हमारी G2 स्टेज में, और इसी स्टेज में अगर आप ध्यान दें तो एक प्री प्रोफेज बैंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्टिन फिलामेंट्स ये तैयार होना शुरू हो गया है। प्री प्रोफेज बैंड, पीपीबी। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये किनारे किनारे फॉर्म हो रहा है दीवार के, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके किनारे किनारे, है ना, दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है कि किनारे किनारे ये तैयार हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि अच्छा, इसमें है क्या क्या प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। टीलोफेज में सीधे हम क्यों आ गए, यहां पे ध्यान दीजिए। टीलोफेज में हम सीधे इसलिए आ गए कि अभी तक तो जो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था होने दो, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं, हमको साइटोकाइनेसिस देखनी है। टीलोफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो फिर से रीअपियर होने लगती है। हम बीच की भी बात बता दे रहे हैं आपको। G2 के बाद आएगा प्रोफेज। प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप टूटती है, तो न्यूक्लियर एनवेलप का जब ब्रेकडाउन होता है तो यहां से फिर उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स हट जाते हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स का इस्तेमाल होगा क्रोमोसोम्स को सेपरेट कराने में। बचा क्या रहता है, सिर्फ एक्टिन फिलामेंट, जो कि इस प्री प्रोफेज बैंड की मेमोरी के फॉर्म में मौजूद रहता है कि भैया याद रहे कि हाँ यहीं बैंड का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अब इसमें वैसे तो सीधे आ गया है ये टीलोफेज में ही, लेकिन होता क्या है एक्चुअली कि लेट एनाफेज में, हाँ ऑलमोस्ट टीलोफेज में पहुंच रही है सेल, लेट एनाफेज में होता ये है कि फिर से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो असेंबल होना शुरू हो जाते हैं और एक सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। अब वो फ्रैग्मोप्लास्ट आप देखें, अगर ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे तैयार हो रहा है फ्रैग्मोप्लास्ट। लेटर स्टेज में क्या होता है कि ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है जो बीच में इकट्ठा हुआ था बिकॉज ऑफ असेंबली ऑफ एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये बाहर की तरफ मूव करता है। बाहर का मतलब कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, मतलब हर हर तरफ। वो तो पेरीफेरी के तरफ कर रहा होगा ना, क्योंकि सेल को हम, और सेल 3 डायमेंशनल होती है तो हम तो 2 ही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, इधर की तरफ भी होगा, अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, चारों तरफ 360 डिग्री में ये आउटवर्ड मूव कर रहा होगा। और इस तरह का जो मूवमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि सेंटर से अवे, सेंटर से बाहर की तरफ। 2 डायरेक्शंस होती हैं, इस चीज को आप समझ लीजिए, इन दोनों को हम बता दे रहे हैं। अगर सेंटर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम कहेंगे सेंट्रीपीटल, और अगर सेंटर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल। एनिमल सेल में किस तरह का मूवमेंट होता है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपीटल होता है। ध्यान रखना, उस चीज को हमने वहां मेंशन नहीं किया, लेकिन पॉइंट यहां पे लिख दे रहे हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग मूव्स इन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन पे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। और यहाँ पे जो फ्रैग्मोप्लास्ट है वो मूव करता है इन सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन। तो फ्रैग्मोप्लास्ट, ये जो बीच में असेंबली हुई है एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो फ्रैग्मोप्लास्ट
moves in centrifugal डायरेक्शन। तो ये भी एक बहुत क्लियर कट डिफरेंस है बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस। चलो, इतना काम हो गया, बाहर की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, अब क्या होगा कि अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा है और इसी टाइम टीलोफेज के दौरान ही साइमल्टेनियसली ये जो गोल्जी बॉडीज हैं ये वेजिकल्स को सिक्रेट करना शुरू करते हैं और इन वेजिकल्स की वजह वेजिकल्स जो है ये फ्रैग्मोप्लास्ट पर डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। वेजिकल्स में चूंकि गोल्जी से आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंटेंट्स भी होंगे, मेनली उसमें पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि सेल वॉल भी बननी है तो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। और ये दिखाया जा रहा है क्या, फ्रैग्मोप्लास्ट के माइक्रोट्यूब्यूल्स। धीरे धीरे ये सेल प्लेट जो है पूरी सेल में तैयार हो जाती है, यानी कि डिपोजिशन जो है वेजिकल्स का, और इस तरह से हमको नजर आता है एक वेल फॉर्म्ड सेल मेम्ब्रेन अलोंग विद इट्स सेल वॉल। अब ये दो सेल्स जो है वो डिवाइड हो गई। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक दूसरा इमेज भी है हमारे पास, ये वाला। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। G2 फेज में आप देखिए कि यहाँ पे प्री प्रोफेज बैंड जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ध्यान रखिएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट, जबकि वहां पे हम देख रहे थे मायोसिन 2 और एक्टिन फिलामेंट। इस तरह से पूरे सेल के अंदरूनी हिस्से में ये प्री प्रोफेज बैंड जो है वो तैयार हो जाता है। टीलोफेज तक आते आते जो गोल्जी डिराइव्ड वेसिकल्स हैं वो भी यहाँ पे सेंटर पे पहुंचने लगती हैं, यानी कि फ्रैग्मोप्लास्ट यहाँ बन चुका है और उस फ्रैग्मोप्लास्ट पे जाके ये वेसिकल्स डिपॉजिट होने लगती हैं, और जिसकी वजह से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है फ्रैग्मोप्लास्ट के, ये हमको नजर आ ही रहे हैं, और फाइनली ये बाहर की तरफ ग्रो करते करते मूव करता है और मिल जाता है। तो ये तैयार हो गई दो सेल्स हमारी। तो बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको उसमें इमेजिनेशन की पावर भी इस्तेमाल करनी होगी, नथिंग एल्स। तो अगर ये पॉइंट्स हम यहाँ पे मेंशन कर लें तो इट डिफर्स फ्रॉम एनिमल साइटोकाइनेसिस, ये तो पॉइंट हो गया हमारा। अब होता क्या है कि द प्लेन ऑफ प्लांट सेल division is determined by a cytoskeletal framework। तो साइटोस्केलेटल फ्रेमवर्क, तो ये बेसिकली बना किसका होता है, एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनका बना होता है ये। अभी देखा हमने डायग्राम में। अच्छा, स्टेप्स क्या होते हैं इसमें कि a bunch of cortical microtubules, कॉर्टिकल माइक्रोट्यूब्यूल तो आप समझ रहे हैं ना, सेल के कॉर्टेक्स वाले इलाके में जो होंगे। तो अ बंच ऑफ कॉर्टिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स अपीयर इन G2 फेज। फिर ये क्या करते हैं, ये जो कॉर्टिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये दे फॉर्म अ रिंग अराउंड एंटायर सेल
और कहाँ पे? जस्ट बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे, जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? सेल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे तो सेल कॉर्टेक्स वाला ही हिस्सा होता है। तो ये जो रिंग है, इस रिंग को ही हम कहते हैं प्री प्रोफेज बैंड। तो ये हमने यहां स्टार लगा दिया और यहां स्टार लगा दिया, और इसको हमने लिख दिया प्री प्रोफेज बैंड। ठीक है। और जाहिर सी बात है, ये जो प्री प्रोफेज बैंड है, इसी यही एक्चुअली में वो साइटोस्केलेटल फ्रेमवर्क तैयार करेगा जिसकी वजह से सेल डिवाइड करेगी। तो ये किस चीज का बना होगा? इसी चीज का, यानी कि इट कंटेन्स एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स दे डिसअपियर। कब? ये डिसअपियर होते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज। प्रोफेज में ये डिसअपियर हो गए। कब होते हैं डिसअपियर प्रोफेज में भी? व्हेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन। तो प्रोफेज में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही होती है, तो उसी दौरान माइक्रोट्यूब्यूल प्री प्रोफेज बैंड से हट जाते हैं। लेकिन लेकिन बट एक्टिन filaments remain and provide a memory of predetermined division plane। पहले से ही जो डिवीजन का प्लेन डिटरमाइंड है इन द फॉर्म ऑफ प्री प्रोफेज बैंड, उसकी याद रखने के लिए एक्टिन फिलामेंट वहां पे मौजूद रहता है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स वहां से हट जाते हैं। फिर क्या होगा? प्रोफेज के बाद मेटामेटाफेज में तो जो होगा वो होगा, से मतलब नहीं है हमको। फिर आता है लेट एनाफेज। लेट एनाफेज में क्या होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्टिन filaments assemble in the division plane and form फ्रैग्मोप्लास्ट। तो उसी प्लेन ऑफ डिवीजन में ये असेंबल होते हैं और फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट होता है, इसकी असेंबली कहाँ पे हुई रहती है? इट इज असेंबल्ड या असेंबल्स एट द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल, and grows centrifugally towards
सेल वॉल। तो सेल के सेंटर पे ये असेंबल होता है और बाहर की तरफ यानी सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में ये ग्रो करता है। इतनी बात हो गई क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स derived from Golgi या Golgi complex fuse with फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट से ये फ्यूज करेंगे और इस फ्यूजन की वजह से क्या बनेगा, टू फॉर्म सेल प्लेट। तो ध्यान रखिएगा, पहले प्री प्रोफेज बैंड बनेगा, उसके बाद फ्रैगमोप्लास्ट बनेगा और फाइनली सेल प्लेट बनेगी। तो ये हो गई बात। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं इसमें क्या भरा रहता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, दे कंटेन सेल वॉल प्रिकर्सर्स। यानी कि सेल वॉल को बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए उसमें मोस्टली पॉलीसेकेराइड्स होंगे, वो सब इन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में प्रेजेंट रहते हैं। और इन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वही बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगी डॉटर सेल्स की। तो मेम्ब्रेन्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स forms the plasma membrane of daughter cells। ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि जब सेल प्लेट प्रॉपरली फॉर्म हो चुका होगा यानी कि डिपॉजिट हो चुका होगा इसका मेम्ब्रेन का जो भी कंटेंट है, इसके ऊपर जो है वो माइक्रोफाइब्रिल सेल्यूलोज के वो डिपॉजिट हो जाएंगे और सेल वॉल भी तैयार हो जाएगी। तो इसको हम अगर नोट कर दें कि लेटर सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स एक माइक्रोफाइब्रिल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं सेल्यूलोज के, बताओ। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ लिखते जा रहे हैं आंसर की प्रतीक्षा में। एक सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल में कितने सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल में कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमको लग रहा है कि हमने इधर 2-3 दिन डिसकंटिन्यू किया तो तुम लोग भी एकदम रिलैक्स हो गए। पिछला भी नहीं याद है, अगला भी नहीं याद है, ऐसे कैसे चलेगा भाई। रुको हम देखते हैं कोई डायग्राम हमारे पास अच्छा है तो दिखाएं तुमको। नहीं, ऑलरेडी बहुत डायग्राम हम दिखा चुके हैं, लीव इट। ढूंढ लेना, एक का जवाब 2000 है और एक का जवाब 6000 है। अगर इतना बता सकते हो कि किसका जवाब 2 है किसका 6000 है तो फिर वही बता दो, नहीं तो ढूंढना।
मेरी आवाज मिल रही है सब लोगों को? बच्चों, आ रही है सर आवाज। हम कहे भाई सबको सांप सूंघ गया क्या? हम ही बोले जा रहे हैं। देखो इधर, दो टर्म्स हैं, उसको समझ लो ध्यान से। अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है, उसको आज क्लियर कर दिया जाए। सिनसाइटियम और सीनोसाइट या सीनोसिटिक साइट ही कह देते हैं। सिनसाइटियम और सीनोसाइट, ये क्या होता है? व्हाट इज? दोनों ही जो कंडीशंस होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस को बताती। तो इसका मतलब कि ये पहला पॉइंट तो कॉमन हो जाएगा कि इट इंडिकेट्स मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन ऑफ अ सेल। और यहां पे भी डू लिख दिया हमने। डू का मतलब कि वही चीज यहां पे भी कॉपी हो रही है। समझ जाओगे ना? सिनसाइटियम में बेसिकली किस तरह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अचीव हुई है, इनमें डिफरेंस है इन दोनों में। तो सिनसाइटियम के केस में क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस is not followed by साइटोकाइनेसिस। बात समझिएगा ध्यान से कि सेल में न्यूक्लियस तो डिवाइड किया लेकिन फिर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो ये एक सेल थी, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस था, उसके बाद इसमें हो गई कैरियोकाइनेसिस। तो इसी सेल के अंदर एंड नो साइटोकाइनेसिस, ये भी हम लिख दें यहाँ पे तब क्लियर रहेगा। तो इसी सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए, ये भी था ना? नहीं, ये नहीं था। फिर से अगर हुआ अगेन कैरियोकाइनेसिस एंड नो साइटोकाइनेसिस फुल फॉर्म अब। तो अब क्या होगा? ये भी रहेगा और ये भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि धीरे धीरे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन ये अचीव हो गई। लेकिन सीनोसाइट में क्या होता है? सीनोसाइट में ये होता है कि और तेरी उल्टा हम तो बता रहे हैं क्या? कुछ नहीं करना है हमको, बस उल्टा पुल्टा कर देना है, नथिंग एल्स। ऐसे कर लीजिए। अभी हम क्लियर कर देंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन हुई होगी और किसी के हिपोकैम्पस लोब में घुस गया होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्म में, तो उसको भी हम अभी निकालेंगे, घबराओ नहीं। सीनोसाइट ये है, ये अब इतना बता दिए तो इसको मिटाने का फायदा नहीं। और ये है सिनसाइटियम। अब समझ लो, एक्सप्लेन करके वो टर्म भी हम बताएंगे तुमको। हाँ, तो सीनोसाइट में क्या हो रहा है कि कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। तो उससे क्या हो गया? एक से दो न्यूक्लियाई, दो से चार न्यूक्लियाई। सिनसाइटियम में क्या होता है कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन is achieved by fusion of many uninucleate cells। और इसका हमारे पास एग्जाम्पल है
स्केलेटल मसल्स, यस, स्केलेटल मसल फाइबर कह सकते हैं आप, सेल ही होती है बेसिकली। तो उसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे ये देखिए, ये हमारे पास कई सेल्स हैं, मेनी सेल्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स डिसॉल्व, ये डिसॉल्व हो गई। तो फाइनली हमको ये जो सेल मिली, इसमें बीच वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच वाली कहेंगे, बाहर वाली मत डिसॉल्व कर देना, सेल खत्म हो जाएगी। अब ये बीच वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स डिसॉल्व हो गई, तो ये ये हमारे पास एक मल्टी न्यूक्लिएट सेल आ गई, सिन साइटियम। सिन, सिन का मतलब होता है टुगेदर, साइटियम स्टैंड्स फॉर साइटोप्लाज्म। यानी जब अलग अलग सेल का साइटोप्लाज्म एक साथ आ जाए तो उस कंडीशन को हम सिन साइटियम कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब वो कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी नाम की इधर से उधर। ये बात समझ में आ गई। अब कहोगे कि यहाँ पे भी एक एग्जांपल चाहिए सीनोसाइट में, तो लो, सीनोसाइट में हमारे पास एक्चुअल एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ब्लास्टोडर्म ऑफ ड्रोसोफिला। फिला में तो एक ही एल होगा ना, ड्रोसोफिला। कई जगह आपको ये जो ब्लास्टोडर्म की मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, सिनसाइटियम लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा गलत है वो। ब्लास्टोडर्म ऑफ ड्रोसोफिला इज एन एग्जांपल ऑफ सीनोसाइट। ठीक है, तो इस तरह से साइटोकाइनेसिस न होने का भी दुष्परिणाम, दुष्परिणाम क्या है, ये रेगुलेटेड प्रोसेसेस की नीड है। कई न्यूक्लियस रहेंगे तो जाहिर सी बात है बेटर कंट्रोल होगा सेल के ऊपर। तो ठीक है, लास्ट में कुछ एक पॉइंट्स हम आपको बताएं। लास्ट का मतलब कि इस सेशन का लास्ट, अभी क्लास चलेगी तो कुछ ड्रग्स हैं, ड्रग्स और इफेक्ट्स, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहली ड्रग है हमारे पास कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन बेसिकली क्या करती है, इट इनहिबिट्स माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। इसका मतलब कि ट्यूबुलिन्स की असेंबली को ये प्रिवेंट कर देती है। तो अगर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं फॉर्म होगा तो क्या क्रोमोसोम सेपरेट हो पाएंगे? नहीं। दूसरी ड्रग है हमारे पास टैक्सोल। टैक्सोल क्या करती है कि इट अलाउज माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन but prevents their shortening। मतलब बन जाओ भाई, लेकिन तुमको छोटा नहीं होने देंगे। तो जब छोटा नहीं होने देगा तो भी क्या सेपरेशन हो पाएगा क्रोमोसोम्स का? नहीं। नहीं। फिर एक और ड्रग है, लास्ट है ये, साइटोचैलेसिन। साइटोचैलेसिन ये क्या करती है, इट इनहिबिट्स साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस को इनहिबिट कर दी। अब आप बताइए, आपको अगर इन दवाओं का इस्तेमाल करना हो तो किस बीमारी के लिए आप करना चाहेंगे?
कैंसर। वेरी गुड, कैंसर। वेरी गुड। टैक्सॉल तो इनफैक्ट होती ही है इस्तेमाल। तो ये सेल्स जो हैं वो सेल्स को ये ड्रग्स जो हैं वो सेल्स को डिवाइड अपना नंबर नहीं बढ़ाने देंगी। तो ये ड्रग्स हो गई। सो दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट सेशन।